वेरीफाई भी कर सकता है कि ये सही है या जेन्युइन फेक है या नहीं। हाँ, तो और मैं समझता हूँ कि एक ज़माना था जब ये सुझाव भी दिया गया था कि आधार और वोटर कार्ड को आपस में लिंक किया जाए। हाँ। मेरे ख्याल ये एक किस्म की हमारी बदकिस्मती है कि लोगों ने ऐसी निराधार शंकाएं जताई उसके बारे में, क्योंकि अगर आधार का इस्तेमाल आप डीडुप्लीकेशन के लिए करें तो ये बहुत फायदेमंद है। और उससे आप ये जो डीडुप्लीकेशन है कि एक जना एक जगह से ज़्यादा अपने आप को रजिस्टर कर लेता है, वो आप आधार के जरिए कर सकते हैं। तो अब जो इलेक्शन कमीशन को सुझाव सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि आप आधार को क्यों नहीं मान रहे या आप अपने खुद के एपिक कार्ड को क्यों नहीं मान रहे, तो मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया है उनको कंसिडर करने के लिए। हालांकि ये भी इख्तियार दिया है कि अगर आप नहीं कंसिडर करते तो उनको कारण बताइए। हाँ, बिल्कुल। हाँ। कि क्यों नहीं करते। लेकिन नीता जी, सवाल सिर्फ आधार का या एपिक कार्ड का इनका नहीं, क्योंकि अगर आप वो तीनों डॉक्यूमेंट्स को मान भी लें तो 11 से 14 हो जाएंगे और हो सकता है कि लोगों को, ज़्यादातर लोगों को बहुत सहूलियत मिलेगी अपनी आइडेंटिटी प्रूव करने में, क्योंकि आधार सिटीजनशिप का प्रूफ तो नहीं है। बिहार की मतदाता सूची को अपडेट करने के लिए भारत के निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक खास प्रक्रिया शुरू कर दी। इसे विशेष गहन संशोधन का नाम दिया गया, यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। लेकिन इस प्रक्रिया को लेकर विवाद ही छिड़ गया। लोग कह रहे हैं कि इससे लाखों मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जा रहे हैं। इस मसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। 12 अगस्त 2025 को कोर्ट में सुनवाई हुई। इसमें जज सूर्यकांत और जयमाल्या बागची ने कहा कि मतदाता सूची में कुछ गलतियां हो सकती हैं और ईसीआई इन्हें ठीक करने को तैयार है। लोगों ने कोर्ट को याद दिलाया कि उसने वादा किया था अगर बहुत सारे लोगों के नाम गलत तरीके से हटाए गए तो वो दखल देगा। लेकिन जो बुनियादी इसमें प्रश्न है, बुनियादी प्रश्न दो हैं। एक तो जो 7 करोड़ 90 लाख या उससे थोड़ा सा ज्यादा वोटर्स इस वक्त इलेक्टोरल रोल बिहार के में हैं, वो 2003 से पहले वाले और 2003 के बाद वालों में एक विभाजन किया गया है। और इसके पीछे क्या मंशा है? इसके पीछे मंशा तो खैर साफ है। उन्होंने ये कहा कि 2003 में, क्योंकि पिछला स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हुआ था, तो उससे पहले वालों को हम अलग तरीके से देखते हैं और उसके बाद वालों को अलग तरीके से देखते हैं। हालांकि प्रश्न ये जरूर उठता है कि दोनों किस्म के जो वोटर्स हैं, पहले वाले भी और बाद वाले, वो इलेक्टोरल रोल में एक ही प्रणाली के जरिए आए थे। उन दोनों ने वही फॉर्मेलिटीज पूरी की थी जो इलेक्शन कमीशन के रूल्स में हैं। तो ये विभाजन क्यों, पहला प्रश्न तो ये है। और दूसरा प्रश्न ये है कि जो 2003 के बाद वाले वोटर्स हैं उनको भी 3 भागों में बांटा गया है। जो 1987 जुलाई से पहले पैदा हुए थे, जो 1987 जुलाई और दिसंबर 2004 के बीच में पैदा हुए थे और जो दिसंबर 2004 के बाद पैदा हुए थे। और आप जिस भी खंड में आते हैं उसके हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। तो इस किस्म का विभाजन इलेक्शन कमीशन ने पिछली किसी भी रिवीजन में नहीं किया था। वकील गोपाल शंकर नारायणन ने बताया, 1 अगस्त के मतदाता सूची के ड्राफ्ट से 65 लाख लोगों के नाम हटा दिए गए। ईसीआई के वकील राकेश द्विवेदी ने कहा कि ड्राफ्ट सूची में छोटी मोटी गलतियां होना आम बात है और इन्हें बूथ लेवल ऑफिसर्स यानी बीएलओ ठीक करेंगे। वकील कपिल सिब्बल ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया। एक छोटे इलाके में 12 लोग जिन्हें सूची में मृत बताया गया, वे असल में जीवित हैं। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से पूछा कि क्या वे पूरे मामले की जांच चाहते हैं। अगर कोई सचमुच प्रभावित है तो उनकी सूची दी जाए ताकि कार्रवाई हो सके। इस प्रक्रिया से जो सबसे ज्यादा प्रभावित है वो है गरीब तबका। वकील कपिल सिब्बल भी कहते हैं, बिहार में ज्यादातर लोग गरीब हैं और उनके पास ईसीआई द्वारा मांगे गए नागरिकता सत्यापन के दस्तावेज जैसे आधार, जन्म प्रमाण पत्र या अन्य कागजात नहीं है। वकील मनु सिंघवी ने बताया कि बिहार में बाढ़, प्रवास या दूसरी वजहों से लोग अपने दस्तावेज भी खो चुके हैं। ज्यादातर लोगों के पास डिजिटल दस्तावेज नहीं है। उन्होंने कहा, ईसीआई का काम नागरिकता की जांच करना नहीं है। जो लोग पहले से मतदाता सूची में हैं, उन्हें फिर से कागजात देने को मजबूर करना गलत है।
सिब्बल ने बताया बिहार में सिर्फ 3.05% लोगों के पास जन्म प्रमाण पत्र है, जो ईसीआई के 11 जरूरी दस्तावेजों में से एक माना जा रहा है। लेकिन जज कांत ने ये भी कहा कि बिहार भारत का हिस्सा है और अगर बिहार में लोग दस्तावेज नहीं रखते तो क्या बाकी राज्यों में भी यही हाल है। उन्होंने कहा आधार और मतदाता पहचान पत्र जो बिहार में 87% लोगों के पास है, नागरिकता का सबूत हो सकते हैं, भले ही ये पूरी तरह पक्के सबूत न हो। कोर्ट ने ये भी साफ किया कि जिन लोगों का नाम 2003 की मतदाता सूची में था, उन्हें अब नए सिरे से दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। बड़े पैमाने पर नाम हटाने के आरोप पर क्या हुआ, ये भी बताते हैं। 65 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हो गए हैं। सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव ने कोर्ट में दावा किया, बिहार में 65 लाख से ज्यादा लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं और अगर यही प्रक्रिया चली तो ये संख्या 1 करोड़ तक पहुंच सकती है। यादव ने कहा कि ये समस्या एसआईआर की प्रक्रिया में खामी की वजह से है। ये गलत डिजाइन की गई है और जहां भी इसे लागू किया जाएगा यही होगा। गरीब सबसे ज्यादा प्रभावित रहेगा। गरीब, हाशिए पर रहने वाले और छोटे समुदाय के लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। यादव ने कहा बिहार में मतदाता पात्रता 97% से घटकर 88% हो गई है। महिलाओं पर भी ज्यादा असर हो रहा है। सबूत ये भी बताते हैं कि 31 लाख महिलाओं के नाम हटाए गए, जबकि पुरुषों के 25 लाख नाम हटे। ये कहीं ना कहीं जेंडर डिस्पैरिटी को भी दर्शाता है। यादव ने चेतावनी दी कि ये दुनिया का सबसे बड़ा मतदाता हटाने का मामला बन सकता है, जो 19वीं सदी के अमेरिका से भी बड़ा होगा। आम आदमी के लिए इसका क्या मतलब होगा? वोट देने का अधिकार खतरे में होगा। अगर आपका नाम मतदाता सूची से हटा तो आप वोट नहीं दे पाएंगे और अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो वो भी मुश्किल हो सकता है। Now, if we follow last time's pattern, then on 30th of September, the electoral rolls will be frozen. And on 25th of September, Election Commission will tell me that my name has been deleted. Please appreciate this point, my lord. I want to be a candidate in Bihar. I want to contest election. On 25th of September, Election Commission says your name was on the draft list, but your name has been removed now. What would I do? I would file an appeal. By the time I file my appeal, electoral rolls are frozen. Thank you very much. 5 years later, we'll see you. बिहार के ज्यादातर लोगों के पास जन्म प्रमाण पत्र या अन्य कागजात नहीं है। बाढ़ या दूसरी वजहों से पुराने रिकॉर्ड्स भी खो गए हैं। कोर्ट ने कहा ईसीआई को गलतियां ठीक करनी होंगी, लेकिन लोगों का कहना है एसआईआर की प्रक्रिया ही गलत है, जिससे इतनी गलतियां हो रही हैं। इलेक्शन कमीशन के लिए हर सिटीजन और हर वोटर एक समान है। लेकिन इस बार क्यों सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्यों काम करने के ढंग पे उसके सवाल विपक्ष भी उठा रहा है। लोगों के मन में भी एक जो है सवाल उठ रहा है कि ये एक्सरसाइज जो है वो इस समय क्यों हो रही है, जबकि बिहार के इलेक्शन अब 3-4 महीने में ही रह गए हैं और कई ऐसे लोग होंगे जिनके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स भी नहीं होंगे। हम रोज इस तरह की कहानियां भी पढ़ते हैं कि बीएलओ गए, पेपर फेंक कर आ गए और बोला कि दे दो नहीं तो तुम्हारा नाम काट देंगे। तो इस तरह से काम करता है क्या इलेक्शन कमीशन? नहीं, देखिए, इसके जो अभी तक जो परिणाम सामने आए हैं, और मैं समझता हूँ कि इतने सारे लोग सुप्रीम कोर्ट में भी गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में एक दिन सुनवाई भी हुई है और उस सुनवाई के दौरान लोगों ने अपनी जो शंकाएं हैं वो जाहिर की और उन सबको सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 3 इश्यूज रेज किए हैं या 3 जिसको कहते हैं तनखियात बरामद किए हैं। एक तो ये है कि क्या ये इलेक्शन कमीशन के अधिकार क्षेत्र में है या नहीं। दूसरा ये है कि जो प्रक्रिया अपनाई है वो फेयर है यानी जायज है यानी, और तीसरा टाइमिंग था जो आपने कहा। कोर्ट ने ईसीआई को गलतियां सुधारने का मौका दिया है, लेकिन साथ ही प्रभावित लोगों की एक लिस्ट भी मांगी है ताकि उनकी मदद की जा सके। खैर, अब आगे क्या? कोर्ट ने ईसीआई से गलतियां ठीक करने को कहा है, लेकिन याचिकाकर्ता चाहते हैं एसआईआर की पूरी प्रक्रिया रद्द हो। आम आदमी के लिए जरूरी है कि उनकी आवाज सुनी जाए ताकि वोट देने का हक बरकरार रह सके। खैर, इस मामले में सभी अपडेट्स हम आप तक सटीक ढंग से पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहें जनसत्ता। शुक्रिया।